वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आशा करते हैं कि वो पिछला वीडियो आप लोग देख भी लिए होंगे, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 2 है मेरे भाई, वो है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर है। तो चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग को बताना चाह रहे हैं मेरे भाई, आप लोग चैनल को तो देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, बट लाइक नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपका छोटा सा बहुमूल्य समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप क्या कीजिए कि वीडियो तो देख रहे हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये बहुमूल्य समय आपके लिए, ये जो छोटा सा समय आपके लिए होता है, मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। तो चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसमें जो फर्स्ट कंटेंट होता है वो वर्क या वर्क डन होता है। तो वर्क डन किसको कहते हैं पहले समझ लीजिएगा। सिंपल सा बता रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, उसमें अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। नहीं कि फोर्स अप्लाई करो तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं ये डस्टर है हमारा, ठीक है, इस डस्टर को अगर यहाँ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये डिस्प्लेस यहाँ आ रहा है, तो ये इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, तो एक हमारा शॉर्टेस्ट रूट फॉलो किया। तो ये जो शॉर्टेस्ट रूट फॉलो किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा यार ये डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए जो एक प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। डिफिनेशन में भी यही चीज कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए body make the body move, ठीक है, that is there is a displacement on the body is called work done। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये ग्राउंड है हमारा, मान लीजिए कि हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। अब इस ग्राउंड पे एक बॉल जो है हमारा रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। ये एक बॉल है जो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। मान लेते हैं ये बॉल है हमारा रेस्ट कंडीशन में है, बॉल ए है, ठीक है, पॉइंट पे हमने यहाँ से एक पुश फोर्स अप्लाई किया F। हमने पुश फोर्स क्या किया, F अप्लाई किया। तो ध्यान दीजिएगा ये जो बॉडी है डिस्प्लेस होकर के यहाँ तक पहुँच चुका है, ये हमारा B पोजीशन पे पहुँच चुका है। तो ये एक शॉर्टेस्ट रूट में एक यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर किया। ये एक शॉर्टेस्ट रूट है जो स्ट्रेट पाथ में है, तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग S से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, वर्क डन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वर्क डन कहते हैं। मतलब सिंपल सा भाषा में देखा जाए तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इस फिगर के आधार पर देखा जाए तो वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो वर्क डन आया है, पहले बात तो को समझिए, ये जो वर्क डन आया है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्क डन है किस किस अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का है, एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो एनी ऑब्जेक्ट वर्क डन डिपेंड 2 फैक्टर्स। तो वर्क डन डिपेंड 2 फैक्टर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो है डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन डिपेंड 2 फैक्टर्स। वर्क डन डिपेंड 2 फैक्टर। फर्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स, और सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स और सेकंड हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अमाउंट ऑफ फोर्स की अगर बात किया जाए तो अमाउंट ऑफ फोर्स अगर इंक्रीज करेगा किसी भी बॉडी में तो वर्क डन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि सिंपल सा बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेशन को देखा जाए हमारा, जैसे कि वर्क डन जो है W इक्वल्स टू
एफ इंटू एस है, एफ इंटू एस है, मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा वर्क डन भी इंक्रीज करेगा, और अमाउंट ऑफ फोर्स अगर डिक्रीज करता है तो सीधी सी बात है वर्क डन भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है यहाँ पे। एज वेल एज हमारा यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बॉडी यहाँ पे है तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा तो वर्क डन भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये मेजर 2 फैक्टर्स होता है डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ वर्क डन का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। क्लियर है, आगे चलें। तो वर्क डन जो होता है इसमें ध्यान दीजिएगा कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन कहीं भी नहीं है, बट एक वर्क डन का मैग्नीट्यूड है। वर्क डन का क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि अगर वर्क डन का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। मतलब वर्क डन इज ए, चाहे इट इज क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन हमारा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान देना यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वर्क डन की अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा निकल के आता है इक्वेशन ऑफ वर्क डन का। इक्वेशन ऑफ वर्क डन, इक्वेशन ऑफ वर्क डन की अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ वर्क डन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सिंपली W इक्वल्स टू एफ वेक्टर का मोड एस वेक्टर का मोड इनटू कॉस थीटा, ये होता है। या इसी को आप कह सकते हो W इक्वल्स टू एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये मोड है मतलब मॉड्यूलेशन से वैल्यू है हमारा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ वर्क डन, यहाँ पे एक एंगल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये कब आएगा आपको हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये आता कैसे है, पहले इस चीज़ का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आ रहा है मेरे भाई, तो इसमें जो केस 1 है, केस 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे केस 1 जो होता है, बाई फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बाई फाइंडिंग the component of displacement, by finding the component of displacement along the direction of force, along the direction of force, along the direction of force। मतलब सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालना है फोर्स के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये कैसे आएगा, पहले इस चीज़ को समझ लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि समझिएगा, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल तरीका है, जैसे कि यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा एक क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, सॉरी, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन हमारा थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन क्या है हमारा, एक थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे इस जगह पे, जिसका मान लेते हैं मास समथिंग कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा हमारा, ठीक है। तो मास m है। अब यहाँ पे ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। पहले देखिए कंपोनेंट को निकालते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड लेवल है। तो एकदम ग्राउंड लेवल के पैरेलल में एक फोर्स अप्लाई कीजिए जो हमारा पुश फोर्स होगा। ये हमारा F हो गया, F हुआ ना मेरे भाई। ये जो F है हमारा, ये कौन सा फोर्स है हमारा, पुश फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है हमारा, पुश फोर्स है। तो जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी इधर तो पूरा पैक्ड है, ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन है, ढलान है, ठीक है। तो ये बॉडी इधर तो नहीं मूव करेगा, ये ऊपर की ओर ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये बॉडी मूव करते हुए मान लेते हैं यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। ये ए पोजीशन था और ये हमारा बी पोजीशन तक पहुँच गया।
तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक एस हो गया, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है। अब एक चीज गौर करना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर m ऑब्जेक्ट का मास है तो इसको सेंटर से इस लाइन को मिलाओ, पहले सेंटर से इस लाइन को मिला दो, ठीक है, तो यहाँ से इसका कंपोनेंट टूटेगा, ध्यान दीजिएगा, इस जगह से इसका एक कंपोनेंट तोड़ो, ठीक है ना, ध्यान देना, ये अगर इंक्लाइन प्लेन है तो इसका पैरेलल ऐसे जाएगा, तो यहाँ से ये होगा, तो ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तो ये अगर थीटा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी थीटा बना रहा है, एंगल हमारा थीटा बना रहा है यहाँ पे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन जो डिस्प्लेसमेंट का है ये एस है, ठीक है, तो ये थीटा कंपोनेंट बना रहा है, मतलब ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा क्या है एफ वाई है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग क्या एज्यूम कर लिए हैं ए, और इस पॉइंट को हम लोग क्या एज्यूम कर लिए हैं बी, और इसको हम लोग एल मान लेते हैं, चाहे एम मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ए एल बी, इन ट्राइंगल ए एल बी, ध्यान दीजिएगा ए एल बी जो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए एल बाई ए बी, ए एल बाई ए बी, ए एल बाई ए बी, एल बाई ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, बेस बटा हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो एल का जो वैल्यू होगा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या होगा एस एक्स, सॉरी एफ वाई नहीं, यहाँ पे एस एक्स लिख दो, ये एस एक्स है और ये हमारा क्या है एस वाई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू एस एक्स होगा और इसका हमारा एस होगा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। मतलब फाइनली यहाँ पे जो एस एक्स निकला, एस एक्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एस एक्स निकला हमारा, ठीक है, एस एक्स जो निकला वो हमारा एस कॉस थीटा निकला। तो ये एस कॉस थीटा ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका डिस्प्लेसमेंट का। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे इसी ट्राइंगल में अगर बी एल बाई ए बी लिया जाए, बी एल बाई ए बी लिया जाए, ए बी लिया जाए, तो बी एल बाई ए बी अगर लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, मतलब ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, मतलब एस वाई बाई एस इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। तो फाइनली हमारा एस वाई इक्वल्स टू एस साइन थीटा होगा, एस साइन थीटा होगा, ये हमारा क्या होगा एस साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये क्या हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, कंपोनेंट किसका डिस्प्लेसमेंट का। मतलब सबसे पहले आपको अगर इंक्लाइंड प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे जब फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के अलोंग में अगर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालते हैं फोर्स के अलोंग, ठीक है, तो हमारा टू कंपोनेंट्स निकलता है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकलता है और एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट्स निकलता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है एस एक्स वो एस कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है एस वाई वो हमारा एस साइन थीटा होता है। लेकिन वर्क डन का डिफिनेशन क्या है ध्यान दीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या है कि फोर्स के डायरेक्शन में ही जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों का जो फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों का प्रोडक्ट ही वर्क डन कहलाएगा। तो हमारा वर्क डन का W इक्वल्स टू फोर्स तो हमारा ये हो गया, और यहाँ पे देखिए एस एक्स जो है हमारा एस कॉस थीटा निकला हुआ है, ठीक है, और ये हमारा एस साइन थीटा निकला हुआ है, एस इंटू साइन थीटा निकला। मतलब जब वर्क डन निकालेंगे तो ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस फोर्स के अलोंग द डायरेक्शन है, इस फोर्स के अलोंग द डायरेक्शन है ये दोनों, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F हो गया यहाँ पे इंटू क्या निकल जाएगा यहाँ पे कॉस एस कॉस थीटा, क्या निकलेगा एस कॉस थीटा निकलेगा। तो हमारा एक इक्वेशन निकल गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा किसके रिस्पेक्ट में निकला है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के रिस्पेक्ट में निकला है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए, ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा केस वन में
कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इक्वेशन ऑफ वर्क डन को डिटेल से समझा। अब इसके केस 2 की बात हम करते हैं। केस 2 क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। केस 2 find the component of force along the direction of displacement, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हमारा फोर्स के कंपोनेंट क्या होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, पहले ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ग्राउंड से, ये मान लेते हैं ग्राउंड है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये एंगल हमारा थीटा बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक बॉडी है जो हमारा क्या है, ए बॉडी, ए प्लेस पर एक बॉडी है जिसका मास समथिंग m होगा, ठीक है। अब एकदम इसका हॉरिजॉन्टली एक फोर्स आप पुश फोर्स लगाए हो, ये आपका पुश फोर्स है, आपने अप्लाई किए हो, ये F पुश फोर्स है, ठीक है। इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है ना, आपने फोर्स F लगा दिया। तो ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर के, ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर के यहाँ पे पहुँच गया है B पोजीशंस पे। ये आपका B पोजीशंस है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, S है। अब ये S का कंपोनेंट नहीं निकालना है, इस S का कंपोनेंट नहीं निकालना है, आप इसके डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकालना है। देखना है कि वर्क डन का इक्वेशन में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो एनी कंपोनेंट्स किसी का भी निकाल करके आप वर्क डन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इस फोर्स का अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे, सबसे पहले एक चीज़ गौर करना, इसका प्रोजेक्शन खींचेंगे तो इधर ये जाएगा हमारा, ऐसे करके जाएगा। ये अगर इंक्लाइन प्लेन का थीटा एंगल है तो वर्टिकल अपोजिट से ये हमारा थीटा एंगल होगा, ये थीटा हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यहाँ से अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो इस पॉइंट को आप ए मान लो, सॉरी इसको आप P मान लो, इसको आप M मान लो और इसको आप Q मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में स्प्लिट करेगा और एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में स्प्लिट करेगा, ठीक है। मतलब कि E वाला कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, E वाला कंपोनेंट जो होगा फोर्स का, ठीक है, ये एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा यहाँ पे। तो ये जो कंपोनेंट है ये आपका Fx है, यही कंपोनेंट यहाँ पर भी क्या है, Fx है, और ये हमारा क्या है, Fy है, ये हमारा क्या है, Fy है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर अगर इस कंपोनेंट देखो, ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल से यहाँ थीटा हो जाएगा। तो इस फोर्स का कंपोनेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएगा इस फिगर में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला को कॉस थीटा कहते हैं, इधर वाला को साइन थीटा, मतलब Fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F कॉस थीटा। सेम कहानी, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर F कॉस थीटा होगा, F कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, F साइन थीटा होगा, F साइन थीटा। मतलब यहाँ पे जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F कॉस थीटा होगा। Fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F कॉस थीटा, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और उसी तरह से यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो हमारा Fy होगा, Fy इक्वल्स टू F साइन थीटा होगा, F साइन थीटा होगा, F साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे जब वर्कडन की अगर बात करें, यहाँ पे जब वर्कडन की अगर बात करें, ठीक है, तो हमारा ये जो F कॉस थीटा है, ये इस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। मतलब यहाँ पे वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन W इक्वल्स टू F कॉस थीटा
एफ कॉस थीटा इंटू एस होगा, तो फाइनली डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर का मॉड्यूलेशन डॉट एस वेक्टर का मॉड्यूलेशन इनटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो जब भी कॉस थीटा होता है तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन को डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर, मॉड्यूलेशन के फॉर्म में नहीं, एफ वेक्टर डॉट, यहाँ पे क्रॉस का साइन नहीं देंगे, एस, एफ वेक्टर डॉट एस। तो ये जो डॉट का साइन है, ध्यान दीजिएगा, ये डॉट का जो साइन है, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर इस टाइप का क्रॉस का साइन रहेगा तो ठीक है, नोट करके समझ लीजिए, अगर ये क्रॉस का साइन रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ डॉट एस कॉस थीटा हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे केस इसके अंदर में, अब देखो यहाँ पे ये तो इक्वेशन हो गया फाइनली वर्क डन का, ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से निकलता है टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का जो टाइप्स निकलता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हमारा वर्क डन का टाइप्स। तो ये हमारा कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है हमारा, 3 टाइप्स का, 3 टाइप्स होता है। तो 3 टाइप्स में फर्स्ट जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन। फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन। सेकंड होता है नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। और थर्ड होता है जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। फर्स्ट पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड नेगेटिव वर्क डन, और थर्ड हमारा क्या होता है, जीरो वर्क डन होता है। अब समझिएगा यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग दो, सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन की बारी है। तो सबसे पहले ध्यान देना पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है पहले समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन में इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, एफ पैरेलल टू एस, एफ पैरेलल टू एस होगा। मतलब यहाँ पे देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ईच अदर होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे कह सकते हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन। मतलब कि सीधी सी बात है सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ये फोर्स का वेक्टर है, ये फोर्स का वेक्टर है एफ, तो इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट का भी वेक्टर होना चाहिए एस। ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एस इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तब ना जाके देखो ये एस का, देखो ये हमारा फोर्स का वेक्टर है, जैसे कि मान लेते हैं ये ओ ए, ये फोर्स का वेक्टर है, और ये जो ओ बी है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। दोनों का एरो एक ही तरफ है, दोनों का एरो क्या है मेरे भाई, एक ही तरफ है, मतलब ये सेम डायरेक्शन में है। अब मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, और दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो अगर हमको यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो W इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, एफ डॉट एस कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो W इक्वल्स टू एफ डॉट एस इंटू 1। तो हमारा W इक्वल्स टू निकल जाएगा एफ डॉट एस। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, वर्कडन में कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो इस टाइप के वर्कडन को,
इस टाइप के वर्क डन को हम लोग कौन सा वर्क डन के कैटेगरी में रखते हैं? पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब सिंपल सा बात है मेरे भाई, वर्क मैंने कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है belongs to parallel as well as same direction, then angle between the force and displacement in 0 degree, that times of work done is called positive work done। इसको कौन सा वर्क डन कहेंगे हम लोग? पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा पॉजिटिव वर्क डन, इसके बाद आता है मेरे भाई नेगेटिव वर्क डन की बारी है। तो हमारा टाइप्स 2 में जो आता है वो हमारा क्या है? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, तो व्हाट इज नेगेटिव वर्क डन? इसको तुमको डिटेल से समझना होगा। तो पहले यहाँ से समझिए। तो वर्क डन की अगर बात करते हैं तो वर्क डन हमारा कितने टाइप्स का था? 3 टाइप्स का था, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन में क्या था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का पैरेलल था। क्या है? एक दूसरे का पैरेलल था और उसके बीच का एंगल क्या था? हमारा 0 डिग्री था। तो यहाँ पे क्या होता है ना मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो थीटा होगा, जो हमारा एंगल होगा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब इसको कह सकते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है। क्या है? फोर्स एंड दैट इज, मैंने कि यहाँ पे ध्यान देना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल but opposite direction, opposite direction। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक फोर्स का वेक्टर है और ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। ये हमारा OA हो गया और ये हमारा OB हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फोर्स है और ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? एंटी पैरेलल कहते हैं। मतलब कि पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है, तो फिजिक्स के नेचर में इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटी पैरेलल। कोई दिक्कत है? नहीं ना, समझ गया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है? एंटी पैरेलल है। अगर ये एंटी पैरेलल है तो यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए तो ये हमारा इधर चला गया फोर्स ए है ना, ये वेक्टर, और ये O पॉइंट है, और इधर हमारा B पॉइंट चला गया जो हमारा S वेक्टर है। तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल है ये कितना डिग्री का हो रहा है? 180 डिग्री का हो रहा है। कितना डिग्री का हो रहा है? 180 डिग्री का हो रहा है। इससे पहले क्या था हमारा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री था। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। तो अगर वर्क डन को निकालोगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे W इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे भाई -1। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस 180 डिग्री का -1। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू माइनस F इंटू एस निकलेगा। तो -F इंटू एस जो निकला, तो ये जो वर्क डन आया, इस वर्क डन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। तो हमारा एक वर्क डन ये निकल गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया? हमारा एक वर्क डन निकल गया। इसके बाद थर्ड टाइप होता है मेरा भाई, जो हमारा थर्ड टाइप है, ध्यान दीजिएगा, वो हमारा जीरो वर्क डन का। थर्ड टाइप क्या हमारा? जीरो वर्क डन का। तो जीरो वर्क डन में क्या होता है? पहले इस चीज को समझिए कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे पॉइंट को कह सकते हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है यहाँ पे। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे ध्यान देना,
ये हमारा अगर फोर्स का डायरेक्शन है, ये हमारा अगर यहाँ फोर्स का डायरेक्शन है, तो यहाँ से एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जाएगा जो अपवर्ड जाएगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं एफ परपेंडिकुलर टू एस, ये भी तो कह सकते हैं फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स हो सकता है। तो अब अगर यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन W इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस 90 डिग्री, कितना होगा कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है, मतलब यहाँ पे W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, और यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, तो W इक्वल्स टू 0, W इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। तो इस वर्क डन को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 वर्क डन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 0 वर्क डन कह सकते हैं। इसको हम लोग किस वर्क डन के नाम से जान सकते हैं, 0 वर्क डन के नाम से जान सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन में हाउ मच टाइप्स ऑफ वर्क डन, 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क डन, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई यूनिट ऑफ वर्क डन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का यूनिट क्या क्या हो सकता है, पहले इस चीज को समझो। यूनिट ऑफ वर्क डन, तो यूनिट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन का यूनिट क्या हो सकता है, तो सबसे फर्स्ट आपका यहाँ पे एसआई यूनिट आता है, फर्स्ट क्या आता है आपका एसआई यूनिट आता है। तो एसआई यूनिट जो होता है वर्क डन का, याद रखिएगा न्यूटन मीटर, फोर्स का क्या होता है मेरे भाई न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर होता है, मतलब एसआई यूनिट में हम लोग 1 न्यूटन मीटर कह सकते हैं, इसी को 1 जूल कह सकते हैं, इसी को 1 जूल, शॉर्टकट में इसको जे लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग 1 वाट सेकंड कह सकते हैं WS, है ना। इसी को 1 वोल्ट कूलम भी कह सकते हैं, 1 वोल्ट कूलम भी कह सकते हैं, और इसी को कह सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये मेरे भाई ये जो है एसआई यूनिट ऑफ क्या है हमारा वर्क डन है, ये एसआई यूनिट ऑफ क्या है हमारा वर्क डन है। तो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या क्या हुआ हमारा, न्यूटन मीटर हो गया, 1 जूल हो गया, 1 वाट सेकंड हो गया, और 1 वोल्ट कूलम हो गया, साथ ही साथ 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये म्यूचुअली क्या है एक दूसरे का इक्वल है यहाँ पे। अब यहीं पे अगर इसका सीजीएस यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें, तो सीजीएस यूनिट जो होता है बड़ी सिंपल होता है, फोर्स का डाइन होता है और मीटर का सेंटीमीटर होता है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अर्ग, 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। समझ गया यहाँ पे 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक गाना भी आता है यहाँ पे, डाइन मतलब वो डाइन समझ लेना, हम लोग के झारखंड में गांव देहात में डाइन जो भूत प्रेत पालता है ना उसको कहते हैं डाइन गुड़ी, गाली लड़की लोग का गाली भी है, फेवरेट गाली डाइन। पिपली पे गाना याद करा दे रहे, ठीक है ना। सखी सैया खूब कमात है, महंगाई डायन खायत जात है, हर महीना उछले डीजल पेट्रोल, हर महीना उछले डीजल ई पेट्रोल, डीजल का उछले है रोल, शुगर का तो है ही रोल, ठीक है। ये गाना तो सुना है ना पिपली लाइफ का, तो वो वाला डायन मत समझ लेना, महंगाई डायन खायत जात है, बड़ा अच्छा गाना है। अभी तो वही हर महीना उछले है पेट्रोल, डीजल का तो है ही रोल। अभी का सरकार का जो स्थिति है तो वो जान ही रहा है, मैंने कि पर अभी सुबह कुछ पेट्रोल का दाम है, पता चला सुबह उठ के देख रहा बेटा दाम बढ़ गया, ठीक है, पटाख देनी। तो कहने का मतलब महंगाई डायन मारा जाते, तो वो डायन की बात मत करना यहाँ पे, ठीक है। ये डायन हमारा एनर्जी का यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है। क्या है फोर्स का यूनिट, सीजीएस यूनिट डायन होता है। और हमारा झारखंड में डायन जो होता है डायन प्रथा है, यहाँ पे डायन प्रथा पर बहुत ज़्यादा हत्याएं भी होती है झारखंड में, ठीक है। अभी तक इस प्रथा से झारखंड बाहर नहीं निकल पाया है, ये हमारा एक समझ लो तो बहुत बड़ी कुप्रथा है झारखंड का लेकर, ठीक है, डायन प्रथा जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब डायन वो नहीं है, यहाँ पे फोर्स का यूनिट डायन है, इस चीज़ को याद रखना। तो डायन सेंटीमीटर हमारा जो होता है सीजीएस यूनिट ऑफ क्या होता है वर्क डन होता है। तो ये था मेरे भाई वर्क डन का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, और ये था हमारा टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमने देखा टाइप्स ऑफ वर्क डन और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन का डिटेल से हम लोग स्टडी किए। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं रिलेशन
रिलेशन बिटवीन SI unit and CGS unit of work done, CGS unit of work done की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो SI यूनिट होता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आर्गुमेंट अक्सर करता है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 1 जूल इक्वल्स टू डैश अर्ग, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आर्गुमेंट्स होता है एग्जाम में, ही इसका रिलेशन है। 1 जूल इक्वल्स टू डैश अर्ग, 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 डाइन सेंटीमीटर भी होता है और 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर भी होता है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1, अगर जूल हमारा SI यूनिट है और अर्ग हमारा CGS यूनिट है, तो पहले ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जूल हमारा LHS है तो ऊपर में 1 जूल लिख दीजिए, यहाँ में नंबर कितना 1 है, ये RHS का अर्ग को नीचे लिखे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 नंबर है तो 1, यहाँ 2 रहता था यहाँ 2 लिखते हैं, 3 रहता था यहाँ पे अर्ग के सामने 3 लिखते थे, यहाँ कितना 1 है मतलब 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसका MKS यूनिट क्या होता है। जूल का MKS यूनिट, जूल हमारा SI है, SI में MKS क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है मेरे भाई, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर कट गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे भाई बचा क्या हमारा 1 जूल बाई 1 अर्ग, 1 जूल बाई 1 अर्ग। देखो यहाँ पे केजी की अगर बात करें तो केजी में अगर 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम। और सेंटीमीटर में, मीटर में अगर 100 इंटू करो तो सेंटीमीटर, तो 2 मीटर है तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम से ग्राम कटेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 जूल बाई 1 अर्ग, 1 जूल बाई 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर, इसका हो जाएगा 4 बाई 1, मतलब 1 जूल बाई 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 बाई 1, 10 टू द पावर 7 बाई 1। तो फाइनली इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होगा, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये हमारा SI यूनिट और CGS यूनिट में रिलेशन है। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या होगा, 10 टू द पावर 7 अर्ग। इसी को हम लोग कह सकते हैं 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर कह सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर कह सकते हैं, क्योंकि जूल का SI यूनिट न्यूटन मीटर होता है और अर्ग का CGS यूनिट डाइन सेंटीमीटर होता है। अर्ग भी CGS है, इक्विवेलेंट टू क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर होता है। अब इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देता है, वो रिवर्स क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो रिवर्स आता है वो क्या होता है, 1 अर्ग इक्वल्स टू डैश जूल, 1 अर्ग इक्वल्स टू डैश जूल आता है, ठीक है। आप 1 अर्ग इक्वल्स टू डैश जूल की अगर बात करें तो अर्ग हमारा CGS टू SI की बात हो रही है, क्या है CGS टू SI। हालांकि डायरेक्ट हम बता सकते हैं 10 टू द पावर -7 होगा, लेकिन प्रोसेस को देखिए बनाएंगे कैसे यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 टू द पावर -7 होगी, लेकिन डायरेक्ट बैठाने से नहीं होगा, प्रोसेस को देखिए, इसका प्रोसेस भी आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये LHS पार्ट है, तो LHS पार्ट को ऊपर लिखिए आप, ठीक है। 1 अर्ग ऊपर लिख दिए, इधर जूल है तो इधर जूल लिखना होगा, ठीक है। नंबर्स कितना 1 तो 1। अब यहाँ पे इसका MKS यूनिट लिखना है, क्या लिखना है, MKS यूनिट और CGS यूनिट। तो MKS इसका CGS यूनिट क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, और यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अर्ग बाई 1 जूल, 1 अर्ग बाई 1 जूल इक्वल्स टू डैश ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, केजी को अगर 1000 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा ग्राम, और ये मीटर को अगर 100 से इंटू करोगे तो 2 को है तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अर्ग बाई 1 जूल, 1 अर्ग बाई 1 जूल इक्वल्स टू 1 बाई 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अर्ग बाई 1 जूल, 1 अर्ग बाई 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 बाई 1 होगा।
एक्सपोनेंट का रूल लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा ये हमारा 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 to the power minus 7 जूल होगा। 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 to the power minus 7 जूल होगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अगर 1 जूल इक्वल्स टू क्या, हाउ मच अर्ग, तो 10 to the power 7 अर्ग, 1 अर्ग इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 10 to the power minus 7 जूल। इसका दोनों का रिवर्स हो गया, कभी ये बनाने देता है कभी वो देता है, दोनों का आपने सॉल्व करके दिखा दिया, डायरेक्ट मैंने नहीं किया। प्रोसेस आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कुछ केसेस है, ग्राफ स्टडी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पहले समझिए कि ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे दे सकता है। जैसे कि समझ लीजिएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इधर हमारा जो है, ये वाला हमारा फोर्स को बता रहा है, इधर हमारा क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है, इधर हमारा फोर्स बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है जो इंक्रीज कर रहा है, और इस डायरेक्शन में इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जा रहा है। अब मान लेते हैं ये ओरिजिन है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस्ड हुआ यहाँ तक, ये हमारा ओ ए इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब बोलेगा इस ओ ए डिस्प्लेसमेंट का आप क्या निकालिए, वर्क डन निकालिए। तो वर्क डन निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, तो इस एक्सिस को यहाँ पे जो टच करेगा और इस एक्सिस को ये यहाँ पे जो टच करेगा, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा, तो ये हमारा फोर्स का कंपोनेंट होगा और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, ठीक है, ये एरिया इस फिगर का क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्क डन। तो यहाँ पे W, तो यहाँ पे वर्क डन W इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OSA होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OSA होगा। तो यहाँ पे वर्क डन W इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन W इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू OS इंटू AS, ये इसका वर्क डन निकलेगा, इससे जूल निकलेगा। तो इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपको दे सकता है। अभी और हम लोग ग्राफिकल स्टडी करेंगे, बातों को समझ लीजिएगा। तो ये सिंपली आपको ग्राफिकल क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने ग्राफिकल क्वेश्चन में थे हम लोग, ठीक है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देते हैं, स्टडी द ग्राफ एंड फाइंड इट्स वर्क डन। ये एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझिएगा। Study the graph and find the value of work done. Find the value of work done. अब ग्राफ को समझिएगा पहले यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एक ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप से, पहले समझिएगा, बड़ा ही जबरदस्त ग्राफ है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, क्या किस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक इस टाइप से ये लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका इधर हमारा क्या है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इधर हमारा F मतलब फोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये न्यूटन में होगा, और ये किस में होगा, मीटर में होगा। ये क्या होगा, मीटर में होगा, इधर है ना। 20 है, 25 है, 30 है, और लास्ट में यहाँ पे ये हमारा 35 है, 35 है। यहाँ पे कितना है मेरे भाई, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, यहाँ पे क्या है 6, ये 8, ये 10, ये 12, और ये हमारा 14। इस पॉइंट पे क्या हमारा 14 है, ठीक है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। अब इसमें ये जो OA है, इसका वर्क डन निकालना है, OB का, AB का। तो इसका वर्क डन निकालने का कहानी को समझिएगा।
यहाँ पे इस ग्राफ को हम दोबारा स्केच करते हैं, तब सोल्यूशन को समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको देता है अक्सर। पहले समझिएगा, ये ग्राफ है हमारा, यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ टू को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इधर हमारा फोर्स हमारा न्यूटन में है और इधर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इस पॉइंट से ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ए बी, ये ए बी ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये जो ए बी ग्राफ जा रहा है, पहले समझिएगा यहाँ पे, ये जो ए बी ग्राफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये हमारा ए बी है मान लेते हैं, ये ए बी इधर जा रहा है। तो इस पॉइंट में फोर्स को कहाँ पे टच किया है, देखिए इस पॉइंट में 10 में टच किया है, और ये टॉप पॉइंट जो है फोर्स का कहाँ पे टच किया ग्राफ में, देखिए टॉप पॉइंट कहाँ पे टच किया, 35 में टच किया है, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे ये कहाँ पे टच किया है, 2 में टच किया है, और यहाँ पे ये कहाँ पे टच किया है, कहाँ पे किया, 14 में टच किया। तो इसको मिला दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया जो है एक्चुअली में, ये एरिया, ये आपका वर्क डन एरिया है, ये क्या हमारा वर्क डन एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस डायमेंशन को निकालना है, तो जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, यहाँ पे फोर्स पहले निकालो, ये हमारा फोर्स अगर निकालते हैं, फोर्स, तो फोर्स जो है 35 में 10 माइनस होगा, 35 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन होगा, ठीक है, 25 न्यूटन होगा, ठीक है ना। 25 न्यूटन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 25 न्यूटन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये 25 न्यूटन आ गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ई वाला पार्ट है, ई वाला आपका फोर्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, ई वाला पार्ट, ठीक है, और ये लेंथ हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2 यानी 12 मीटर है, 12 मीटर है, 14 माइनस नहीं, सॉरी 4 है मेरे भाई, सॉरी 40, यहाँ पे 4 है, देखिए ग्राफ में 4 है, तो 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 यानी 10 मीटर, ठीक है। तो मतलब ये लेंथ हमारा 10 का हो गया है ना, इसको हम लोग एल मान लेते हैं, ये 10 का हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा 25 का हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन जो निकलेगा, वर्क डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस पार्ट को ए एल बी, क्या निकलेगा, ए एल बी, मतलब हाफ इंटू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी एल, ए एल इंटू बी एल, मतलब हाफ इंटू एल का वैल्यू 10 होगा और बी एल का वैल्यू 25 होगा, इससे ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 इंटू 25 यानी 125 जूल, 125 जूल हमारा क्या होगा, इसका वर्क डन होगा, किसका, इस ग्राफ का होगा, ठीक है। उसी तरह से आपको ग्राफिकल क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। अगला एग्जांपल को समझिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात कर रहे हैं, स्टडी द ग्राफ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन, स्टडी द ग्राफ, study the graph and find the value of work done, find the value of work done, find the value of work done। तो वर्क डन की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ग्राफ है, इधर हमारा फोर्स जा रहा है और इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये एक्सिस है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर फोर्स जो होगा ये न्यूटन में होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट हमारा ये मीटर में है, ठीक है। अब इसके लेबलिंग को समझो, यहाँ पे इस जगह से मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे ये होल्डिंग मार दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको ओ और इसको ए बी और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो ये हमारा होल्डिंग मार दिया, तो मतलब यहाँ पे ये पार्ट हमारा इसका वर्क डन का एरिया होगा, ये क्या हो गया, वर्क डन एरिया, यहाँ पे एस सी है हमारा, तो ये हमारा क्या है, वर्क डन का एरिया है, वर्क डन है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, एल इंटू बी। तो यहाँ पे अगर वर्क डन आपको निकालना है, डब्ल्यू इक्वल्स टू इस पार्ट का डब्ल्यू इक्वल्स टू अगर निकालना है तो हमारा एल इंटू बी, तो यहाँ पे लेंथ क्या होगा, ओ सी इंटू बी सी, ओ सी इंटू बी सी होगा, चाहे ओ ए इंटू ओ सी हो सकता है, इसको हम लोग कह सकते हैं ओ ए इंटू ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वर्क डन जो होगा वो क्या हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको बहुत सारा ग्राफ दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल्स भी आप बना सकते हैं। अब देखो वर्क डन अंडर ग्रेविटी, एक टॉपिक है हमारा अगला पॉइंट, वर्क डन अंडर ग्रेविटी की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला कंटेंट है हमारा वर्क डन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी की अगर बात कर रहे हैं तो वर्क डन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए पहले आप, ठीक है। वर्क डन अंडर ग्रेविटी, हमने वर्क डन अभी लिनियर यानी हॉरिजॉन्टल में देखा हमने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो हम लोग वर्क डन W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा देखा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन का वर्क डन था। हमारा वर्टिकल प्लेन का जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज वर्टिकल प्लेन दैट इज कॉल्ड वर्क डन इन ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, वर्क डन इन अंडर ग्रेविटी। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है, इसको हम लोग ग्राउंड मानते हैं, ठीक है। ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड यानी अर्थ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अर्थ से कुछ हाइट पर, ठीक है ना, यहाँ पे एच हाइट पर मान लेते हैं, एच हाइट पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया जिसकी हाइट हमारी क्या है, एच है, ठीक है। तो मेरे भाई इसका मास अगर m है तो इसको डाउनवर्ड एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो ग्रेविटी, यहाँ पे जो g का वैल्यू है, यहाँ पे जो g वर्क करेगा, ग्रेविटी जिसको कहते हैं, ये हमारा जो है g, ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड होगा, ग्रेविटी हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ग्रेविटी के कारण वेट फोर्स कंटिन्यूसली उसको डाउनवर्ड पुल करेगा, किसको, मास, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली अर्थ अपनी ओर पुल करेगा, ठीक है ना। तो पुल करेगा तो इसका एक वेट फोर्स आएगा, इसका एक वेट फोर्स आएगा, तो वेट फोर्स W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg होगा, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg होगा। तो W इक्वल्स टू mg होगा। तो यहाँ पे जो W है, ये जो वेट फोर्स ही है, एक्चुअली में वर्किंग फोर्स है। तो ये जो वेट फोर्स है दैट इज क्या है, वर्किंग फोर्स, वर्किंग फोर्स F ड्यू टू वर्क डन, ड्यू टू वर्क डन। वेट ही हमारा, वेट फोर्स ही यहाँ पे वर्क डन के कारण, वर्क डन में लगने वाला, एट वर्किंग फोर्स F एट वर्क डन, नहीं इस वर्क डन में काम करने वाला वर्किंग फोर्स है। तो हम लोग वर्क डन का रिजल्ट जानते हैं, वर्क डन का रिजल्ट W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे F इंटू एस होगा। ये जो F इंटू एस है तो यहाँ W इक्वल्स टू, ये जो W वर्क डन है तो F को हम लोग क्या कर रहे हैं, W कर रहे हैं, इंटू एस, इस W को ध्यान देना, इस W को mg कर रहे हैं, तो W इक्वल्स टू mg, और यहाँ पे s का वैल्यू ये हमारा h है, तो h, तो यहाँ पे W इक्वल्स टू mgh, तो ये वर्क डन अंडर ग्रेविटी, W इक्वल्स टू mgh जो है, ये जो निकला ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन अंडर क्या है, ग्रेविटी है, अंडर ग्रेविटी, वर्क डन अंडर ग्रेविटी W इक्वल्स टू mg होता है। तो चलिए ये था हमारे भाई वर्क डन का डिटेल स्टडी। तो चलिए पहले इस वर्क डन को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो वर्क डन का हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन भी देखे, स्पेशल केस भी देखे, ठीक है, साथ ही साथ उसका डिफरेंट इक्वेशंस भी देखे। वर्क डन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पावर का आता है। किसका आता है, हमारा पावर का। तो व्हाट इज पावर, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पावर, ठीक है ना, पावर क्या होता है, तो पावर को कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन दैट इज कॉल्ड पावर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम होगा। यहाँ पे पावर इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन बाई टाइम। तो यहाँ पे कह सकते हैं पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम। पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई टाइम होता है। तो वर्क डन बाई टाइम मतलब यहाँ पे P इक्वल्स टू W बाई टी होगा। P इक्वल्स टू क्या होगा, W बाई टी।
सिंस W इक्वल्स टू F इंटू एस होता है, सिंस W इक्वल्स टू F इंटू एस, तो यहाँ पे पावर P इक्वल्स टू, इसको कह सकते हैं F इंटू एस बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू, यहाँ पे देना P इक्वल्स टू F इंटू एस बाई टी। तो ये एस बाई टी को हम लोग क्या कह सकते हैं, V कह सकते हैं, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, V स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, मतलब पावर P इक्वल्स टू F इंटू वी होगा, पावर P इक्वल्स टू F इंटू वी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब फाइनली अगर पावर का इक्वेशन देखा जाए, पावर P इक्वल्स टू क्या होगा, तो W बाई टी, वर्क डन बाई टाइम, इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये हमारा पावर का इक्वेशन है, पावर का इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, पावर की अगर बात करें तो रेट ऑफ वर्क डन, अगर तो रेट अगर इंक्रीज करेगा, रेट हमारा इंक्रीज करेगा, अपने टाइम इंक्रीज करता है, कोई भी वर्क डन होने में अगर ज़्यादा समय लगेगा तो उसमें पावर क्या करेगा, लेस होगा, क्योंकि पावर जो होता है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर फोर्स लगा देते हैं, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर जाता है, वेलोसिटी हमारा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो पावर भी इंक्रीज करेगा। क्यों, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक रिलेशन है पावर का, W वर्क डन बाई टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस जगह पे, अब यहाँ पे जो पावर है, एक्चुअली में पावर हमारा एक्चुअली में इसका जो पावर क्वांटिटी है, ये हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसको आप कह सकते हो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी मेरे भाई, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब पावर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। पावर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कभी भी प्रेजेंट रहता ही नहीं है, डायरेक्शन कभी प्रेजेंट रहता ही नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो पावर की अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो इसका एसआई यूनिट बहुत सारा है, जिसमें से एक होता है वाट, ठीक है, वाट हो गया, या इसको हम लोग जूल पर सेकंड कह सकते हैं, 1 जूल पर सेकंड कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड, या इसको हम लोग कह सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग कह सकते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, पर सेकंड क्यूब कह सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका एसआई यूनिट है। मतलब कि पावर का जो एसआई यूनिट होता है, पहले यहाँ समझ लीजिए, 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इसी तरह से इसका अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की अगर बात करें, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझना। यहाँ पे जूल का इसको हम लोग कह सकते हैं 1 जो होता है अर्ग पर सेकंड, या इसको कह सकते हैं 1 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, या इसको कह सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीजीएस यूनिट है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकंड भी होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 वाट का है, ठीक है, ये 1 वाट का होता है। अब देखो एनदर यूनिट ऑफ पावर की अगर बात करते हैं, एनदर यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज गौर करना, एनदर यूनिट ऑफ पावर, एनदर यूनिट ऑफ पावर, अदर यूनिट ऑफ पावर, एनदर यूनिट ऑफ पावर की अगर बात करते हैं, तो एनदर यूनिट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर का जो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एनदर यूनिट ऑफ पावर में सबसे फर्स्ट पावर का यूनिट आता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 3 वाट होता है। 1 किलोवाट मतलब 10 टू द पावर 3 वाट, मतलब इसको कह सकते हैं 1000 वाट कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से पावर में एक यूनिट होता है 1 मेगावाट,
ये पावर प्लांट में देखना लिखा रहता है 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट का पावर प्लांट है, 220 मेगावाट का पावर प्लांट है। तो मेगावाट ये भी पावर का ही यूनिट होता है, जो बिगर यूनिट होता है हमारा, ठीक है ना। जो आजकल मेगावाट गीगावाट जो होता है ना, तो ये मेगावाट जिन्हें कहते हैं। जो एनटीपीसी का ये पावर प्लांट 220 मेगावाट्स का है। अभी ये सोलर पैनल जो है 3 मेगावाट का है। ऐसा करके भी सोलर एनर्जी के लिए अभी चल ही रहा है सूर्यघर योजना, जान रहे ना। तो उसमें 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 2 किलोवाट, किसान लोग को 3 किलोवाट का हमारा पावर स्टेशन बनाने के लिए दे रहा है किसान लोग को, जितने भी हमारा फार्मर्स होते हैं। और ऐसे जनरली हमारा जो सोलर एनर्जी के लिए जो प्लांट लग रहा है वो 2 मेगावाट, 3 मेगावाट्स का पावर प्लांट भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मेगावाट का मतलब होता है 10 का पावर 6 वाट, या इसको हम लोग कह सकते हैं 1 और 6 टाइम्स 0, इतना वाट का होता है। तो ये हमारा अनदर यूनिट ऑफ पावर हो गया। अब देखो यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर की अगर बात करते हैं, यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। तो यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर की अगर बात करते हैं तो यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर का होता है एचपी। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में समझ लेना। एचपी का मतलब क्या बोल रहा है, नहीं हिमाचल प्रदेश भी होता है, नहीं हिमाचल प्रदेश में समझ लेना और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी नहीं समझ लेना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या इसका मतलब होता है हॉर्स पावर होता है मेरे भाई, हॉर्स पावर। तुम क्या समझाते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हिमाचल प्रदेश, नहीं हिमाचल प्रदेश नहीं होगा मेरा भाई, ठीक है ना। इसका मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कहने का मतलब है 1 HP अगर है तो 1 HP मतलब जो होता है 1 हॉर्स का जितना भी पावर होता है वो उसमें होता है। अगर 2 HP है तो उसमें 2 हॉर्स का पावर मिलेगा। 3 HP मतलब 3 हॉर्स में जितनी ताकत होती है उस मशीन में उतनी ताकत मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब ये जो होता है HP एक यूनिट है पावर मेजरमेंट्स के लिए, जो मैकेनिकल पावर्स को मेजर करता है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा पावर को मेजर करता है, मैकेनिकल पावर को मेजर करता है। अब देखो यहाँ पे जो HP की बात कर रहे हैं तो पहले समझना, यहाँ पे बड़ी कहानी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो HP जो होता है, ठीक है, HP डायरेक्ट HP नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। HP इक्वल्स टू होता है, ध्यान दीजिएगा, HP इक्वल्स टू होता है BHP प्लस, नहीं सॉरी IHP प्लस BHP, IHP प्लस BHP। ये जो IHP होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो IHP है ये IHP ही आपका क्या है, FHP है, FHP होता है। IHP ही क्या होता है, FHP। तो मतलब ध्यान देना, कोई भी मशीन अगर पावर बना रहा है, कोई भी मैकेनिकल पावर बना रहा है, कोई भी मशीन, एनी मशीन, मोटर है, जनरेटर है, बाइक है, ट्रक है, कुछ भी जो हमारा पावर डेवलप करने वाला मशीन है, ठीक है। तो पावर अगर बना रहा है तो क्या जितना इंजन हमारा पावर प्रोड्यूस बना रहा है उतना क्या फ्लाई व्हील में प्रोड्यूस कर देता है, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई। कुछ न कुछ पावर फ्रिक्शन के कारण मशीन के अंदर ही रह जाता है, चाहे वो ट्रांसमिटिंग के दौरान रह जाए या फ्रिक्शन के दौरान मशीन कुछ पावर को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसमिटिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे चेन पुली से ट्रांसमिट हो रहा है तो चेन पुली का जो कड़ी होता है जो एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है तो वहाँ भी कुछ न कुछ पावर हमारा क्या होता है, कंज्यूम होता है, वहाँ पर भी कुछ न कुछ पावर कंज्यूम होता है। पिस्टन अगर पावर बना रहा है, ठीक है, तो पिस्टन ऐसे ऐसे खेल रहा है तो उसमें भी फ्रिक्शन हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ पावर हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो ये जो कंजम्पशन पावर है, पावर बन तो रहा है लेकिन उसका कुछ हिस्सा पहले ही अंदर में ही खर्च हो जा रहा है। तो ऐसे पावर को इंजर्ड हॉर्स पावर एज वेल एज फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं। ये कभी भी मशीन से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई इंजन, जैसे कि हमारे पास अभी फिलहाल RTR 160 है जो हमारा 15 पॉइंट कुछ BHP का इंजन है, 15.4 BHP के आसपास का इंजन है, ठीक है ना। तो BHP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, मतलब एक्चुअली में इंजन जो है ना 15 BHP से ज्यादा का पावर बना रहा है। उसमें फ्रिक्शनल के कारण वो जो BHP ब्रेक हॉर्स पावर लिख रहा है मतलब वो फ्लाई व्हील में ट्रांसमिटिंग पावर की बात कर रहा है। तो इंजन जो पावर बनाया, अगर HP लिखा रहा था, कोई इंजन में मान लो लिख दिया कि 16 HP का इंजन है तो फ्लाई व्हील में 16 HP नहीं आएगा पावर, मतलब कि उसमें 15.5, 15.6 या 15.8 HP तक जो होता है ना हमारा ट्रांसमिट दिखाई देगा, और बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग पावर जो है वो उसका फ्रिक्शन के कारण अंदर में ही कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर में जो कंज्यूम होता है उस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, इंजर्ड हॉर्स पावर एज वेल एज फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो IHP का फुल फॉर्म हो गया इंजर्ड हॉर्स पावर और FHP का फुल फॉर्म हो गया ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। ये कभी भी बाहर नहीं आता, ये आउटपुट नहीं, अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है, मैंने कि डेवलप भी और कुछ हिस्सा इसका अंदर में डेवलप होगी, खत्म हो गया। अब देखो जो पावर बना
तो खत्म होने के बाद कुछ पावर बचा हुआ है, वो पावर ट्रांसमिट होकर के कहाँ पे पहुंचा, फ्लाई व्हील पे पहुंचा। अब फ्लाई व्हील से मूव कर रहा है और अपना वर्क डन कर रहा है, फ्लाई व्हील से मूव कर रहा है और जैसे गाड़ी में एक्सीलरेटर लेता था, चक्का में एक मूविंग पावर आता है, मूविंग पावर से गाड़ी घूम रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, आगे मूव कर रहा है और तुमको एक डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसमें जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जो वो फ्लाई व्हील में आने के कारण, तो वो जो पावर है एक्चुअली में बीएचपी होता है, और इस बीएचपी को हम लोग कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। बीएचपी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेक हॉर्स पावर। मतलब जब ब्रेक हॉर्स पावर और फ्रिक्शनल हॉर्स पावर एज वेल एज इंजर्ड हॉर्स पावर को अगर जब प्लस कर देते हैं तो फाइनली हमारा निकल करके आता है एचपी, जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्स पावर। अब देखो इसको मेजरमेंट्स के लिए कुछ यूनिट निर्धारित किया गया, हमने कि फिक्स किया गया कि 1 HP इक्वल्स टू हाउ मच वाट, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे कि 1 HP है, 1 HP है, तो 1 HP इक्वल्स टू होता है मेरे भाई 746 वाट होता है। 746 वाट ये किस में होता है, ब्रिटिश में होता है। ये किस में होता है, ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग एफपीएस सिस्टम कहते हैं। ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम क्या है हमारा, एफपीएस सिस्टम है, और एफपीएस सिस्टम में 1 HP इक्वल्स टू होता है 746 वाट होता है। तो इस वैल्यू को याद कर लेना, ज़्यादातर अभी तुम्हारा यही काम आएगा, ब्रिटिश वाला ही काम आएगा। तो 1 HP इक्वल्स टू 746 यानी 746 वाट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जो मीट्रिक सिस्टम चलता है, जो एसआई की बात कर रहे हैं, तो उसमें 1 HP का जो वैल्यू होता है मेरे भाई वो 735.5 वाट होता है। 735.5 वाट होता है। इसको हम लोग कहते हैं मीट्रिक सिस्टम या एसआई सिस्टम कहते हैं, मीट्रिक और एसआई, ठीक है ना। मीट्रिक और एसआई में 1 HP इक्वल्स टू क्या होता है, 735.5 वाट होता है। मतलब इसे जो कन्वर्सेशन करेंगे, जैसे कोई भी मशीन का पावर अगर निकालना है और मशीन द्वारा वर्क डन निकालना है, तो सबसे पहले बात ध्यान देना, अगर कोई 1 HP का मोटर है तो 1 HP इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो नहीं ना, 1 HP पावर को कर देंगे तो नहीं निकलेगा मेरे भाई। तो पहले उस पावर को वाट में कन्वर्ट करना होगा, ये बिगेस्ट यूनिट होता है। HP हमारा क्या होता है, बिगेस्ट यूनिट। और जो भी हमारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है किसमें होता है, एसआई यूनिट में होता है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किसमें होता है, एसआई यूनिट में होता है, और HP हमारा बिगेस्ट यूनिट है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, HP को सबसे पहले वाट में कन्वर्ट करना होगा। HP को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, वाट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले HP को वाट में अगर कन्वर्ट करना है तो मान लीजिए 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट, ये ब्रिटिश में है, और 1 HP इक्वल्स टू 735.5 वाट इस मीट्रिक में होता है। तो आप जनरली जो यूज़ करोगे, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू यूज़ करोगे, इस वैल्यू को यूज़ करोगे, मीट्रिक वाला को यूज नहीं करोगे, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है। लेकिन मेरा काम है बताना, हम बता दे रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 1.34 HP। ये ब्रिटिश में होता है, ये ब्रिटिश में होता है। और याद रखना 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1.36 HP, ये किस में होता है मेरे भाई, मीट्रिक में होता है। ये भी कन्वर्सेशन में आपको जरूरत पड़ेगा, तो ये वैल्यू को भी आप लर्न कर लेना। ब्रिटिश में 1 किलोवाट इक्वल्स टू हाउ मच HP, तो 1.34 HP। मीट्रिक में 1 किलोवाट इक्वल्स टू हाउ मच HP, तो 1.36 HP होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब कन्वर्सेशन की बात होती है, जैसे कि हमने कहा कि ये तो पावर का एक बिगेस्ट यूनिट है, ये पावर का क्या है हमारा, एक बिगेस्ट यूनिट है। तो इसको हम तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस बिगेस्ट यूनिट को एसआई वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई मशीन का पावर 2 HP दिया हुआ है, तो वाट में कितना होगा मेरे भाई, ध्यान देना। जैसे कि रेटिंग ऑफ मोटर, एग्जाम्पल में ध्यान देना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। रेटिंग ऑफ मोटर दिया हुआ है, मान लेते हैं रेटिंग ऑफ मोटर जो है, मोटर कितना है, 2 HP है। तो इसका वाट क्या होगा मेरे भाई, ध्यान देना। और कोई मोटर का रेटिंग 2 HP का है ना, तो इसका वाट वैल्यू क्या होगा, ध्यान दे जाएगा। मोटर ऑफ रेटिंग कितना है, 2 HP है, तो देखो सिंस 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट होगा, 746 वाट होगा ना। तो 2 HP के लिए क्या करेंगे, 746 इंटू 2 वाट कर देंगे। 746 इंटू 2 वाट, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है, और 7 2 जा 14। तो हमारा 1492 वाट का हमारा वो मशीन पावर लेगा। कितना लेगा, अगर कोई मशीन अगर 2 HP का है
तो वो जो पावर कंज्यूम करेगा वो 1419 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। तो नियर अबाउट 1500 वाट का पावर कंज्यूम कर सकता है हमारा 2 वाट का मशीन। अगर इससे कम पावर का देंगे, अगर जब हम पावर सप्लाई होता है इतना पावर ये डेवलप करेगा, तो ये मैक्सिमम पावर डेवलपमेंट है 2 HP है। तो इसके लिए हमको जो सप्लाई वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई वैल्यू, हमको इसी के इक्विवेलेंट देना होगा। इससे अगर कम देंगे तो मशीन हमारा रन नहीं करेगा, जो लोड देना था ये आउटपुट वो नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा भाई पावर का एक छोटा सा कैलकुलेशन था। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कर ही लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।